So service department charges. You remember service department, operating departments? याद है सबको? कुछ आइडिया याद है क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज सर्विस डिपार्टमेंट, ये भी सही है। एक में प्रोडक्ट बनाते हैं, एक में, लेकिन क्या पता अगर आप आईएम साइंसेज हैं तो आप तो प्रोडक्ट आपकी है ही सर्विस, तो फिर जी एनी अदर नहीं। आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इज योर मेन डिपार्टमेंट वेयर यू आर डूइंग द मेन जॉब, द मेन थिंग। फॉर एग्जांपल इफ आईएम साइंसेज इज योर ऑर्गेनाइजेशन देन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वुड बी, मेन काम क्या है आपका यहाँ पर? टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना। कौन सी सर्विस? टीचिंग एंड रिसर्च। तो जो टीचिंग एंड रिसर्च करता है दैट इज योर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मेन काम नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पढ़ाता नहीं है, रिसर्च नहीं करता, वो सपोर्ट करता है, क्लास कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी। अब मसला ये है कि वो ये भी नहीं करता, ठीक है यहाँ पर। लेकिन चले अगर वो करता है, आज हम कहाँ पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं आपको पता है, लेकिन अगर वो ये करता है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, एचआर डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। मेन या पूरी ऑर्गेनाइजेशन वो मेन काम नहीं करता। मार्कर की फैक्ट्री आपकी, मेन काम मार्कर बनाना है, सो द प्रोडक्शन इज योर ऑपरेशन। ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, एचआर, कैंटीन, जितनी भी हैं, सिक्योरिटी, सब कुछ सर्विस होगा। गॉट द आइडिया ना? गॉट द आइडिया। अब मुझे एक क्लिक करने के लिए वो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, carry out central purpose of organization. Service department do not directly engage in operating activities. Clear? Got the idea? Got the idea. Okay. Now, why do we now what to do with the cost of service department? अब service department की cost के साथ क्या करें? देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट तो मार्कर बना रहा है, उसकी कॉस्ट मार्कर के साथ अंदर आ रही है। आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसकी कॉस्ट के साथ क्या करें? अब होता ये है कि इसकी कॉस्ट ये खुद तो काम नहीं कर रहा ना, दिस सर्विस डिपार्टमेंट ये खुद तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू ऑपरेटिंग या टू सम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट टू एडमिन वाला देखें सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए भी करके दे रहा है, इसके लिए भी करके दे रहा है, बाकियों के लिए। फाइनेंस लेट्स से फाइनेंस इज योर सर्विस डिपार्टमेंट। फाइनेंस का सर्विस डिपार्टमेंट जितने लोग ऑपरेटिंग में उनकी बेस सैलरी बना के देता है, लेकिन इसकी भी सैलरी बना के देता है ना, इसकी भी सैलरी बना के देता है, तो सबको सर्विसेज प्रोवाइड। तो फिर क्या करना चाहिए कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो इधर ही नहीं रहनी चाहिए, वी शुड एलोकेट इट टू द डिपार्टमेंट्स टू विच दैट सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, जिसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक, क्यों करना चाहिए? चार रीजन। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। क्यों करता है? चार रीजन। टू एनकरेज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स टू वाइडली यूज सर्विस डिपार्टमेंट्स रिसोर्सेज। अब अगर फाइनेंस वाला मेरे लिए काम करता है और मैं कहता हूं यार बस मेरे लिए काम कर रहा है ना, क्या है, मैं तो अपना मार्कर बनाने का काम है, मैं मार्कर बनाऊंगा, व्हाई शुड आई वरी अबाउट द अदर डिपार्टमेंट? तो फिर उसकी कॉस्ट को बस मैं इस्तेमाल करता रहूंगा, उसके रिसोर्सेज, विदाउट थिंकिंग कि यार इसमें मेरा कोई नुकसान है। मेरा तो नुकसान नहीं है, मेरा काम, मुझसे कोई पूछेगा कि क्या किया तो मैं कहूँगा इतने मार्कर्स बनाए, इतने पैसों में इतने मार्कर्स बनाए, सो माय पोजीशन इज गुड, आई विल गेट इंसेंटिव, मैंने अच्छा काम किया। लेकिन उसकी कॉस्ट तो मैंने खराब कर दी, उसके सारे रिसोर्सेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बगैर सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो encourage operating departments to wisely use service department resources, क्योंकि अगर वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी कॉस्ट भी मेरे पास आ जाएगी, यानी मेरी कॉस्ट ऊपर चलेगी। तो फिर मुझे उससे जो सर्विस ले रहा हूँ सोच समझ कर इस्तेमाल करना। एक, to provide operating departments with more complete cost data for making decisions. If I am costing this marker only on the basis of direct material, direct labor and overheads and not considering the other cost in the organization, तो फिर तो इसके ऊपर मेरे 5 रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए का बेच दूंगा, बस 7 रुपए का बेच दूंगा, 8 का बेच दूंगा, आई विल स्टिल बी अर्निंग प्रॉफिट्स। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट? उसकी कॉस्ट को कौन पूरा करेगा? इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मार्कर ही तो हम बनाते हैं, यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट कहाँ से पूरा करूँ? सो उन सब डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जब मैं इधर ले आऊँगा, सो देन आई विल नो कि इस मार्कर की फुल कॉस्ट क्या है, और फिर मैं प्राइस उसके मुताबिक करूँगा। 5 रुपए इसके ऊपर लगा, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड। सर्विस डिपार्टमेंट से मैंने कुछ सर्विस ली है, उसकी कॉस्ट 3 रुपए है सब, तो 8 रुपए का पड़ गया। अब अगर इसको बेचूं तो 10 का बेचूंगा तो 2 रुपए प्रॉफिट होगा।
नहीं तो अगर मैं वो पहली वाली कैलकुलेशन करता 5 का था 7 का भेज दिया तो फिर तो मेरा लॉस है, फिर तो मैं उन कॉस्ट को पूरा नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई यू नीड कंप्लीट कॉस्ट मैनेजर टू हेल्प मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। अब अगर मुझे कॉस्ट पता चल गई तो अब प्रॉफिटेबिलिटी आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। फाइनली टू क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर सर्विस डिपार्टमेंट्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली। अब उन सर्विस डिपार्टमेंट्स को एक इंसेंटिव देना है कि वो भी तो सही काम करें ना, एफिशिएंटली काम करें, कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम करें, ताकि फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम से कम हो और एफिशिएंसी हो। तो इस वजह से भी हम लोग उनकी कॉस्ट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं। गॉट द आइडिया? नाउ लुक एट दिस आइडिया एंड कंपेयर इट विद ट्रांसफर प्राइसेस। ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या था? एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो वही बात हो रही है कि आप सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दैट मींस कॉन्सेप्ट इज द सेम। द सर्विस डिपार्टमेंट चार्जेस कंसीडर्ड इन दिस अपेंडिक्स कैन बी व्यूड एज अ ट्रांसफर प्राइस। उसी तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे हमने जो एग्जांपल देखा था बियर, आप बियर ले रहे थे उससे, अब बियर नहीं ले रहे आप, वो हमसे सर्विस ले, बस दैट्स द आइडिया। सो ट्रांसफर प्राइस सेम आइडिया, सर्विस डिपार्टमेंट से आप सर्विस ले रहे हो। इससे पहले हम कह रहे थे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस या कॉस्ट दे तो उसकी जो कॉस्ट उस चीज की सर्विस या प्रोडक्ट दे तो उसकी कॉस्ट इज ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। सो दिस इज द सेम एज ट्रांसफर प्राइस। गॉट द आइडिया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। चार्जिंग कॉस्ट बाय बिहेवियर। अब एक बात याद रखिए, इससे पहले जो हमने किया था वो बिल्कुल बेसिक था, अब मैं आपको इसके सारे रूल्स समझा रहा हूं, सारे रूल्स को दिमाग में रखिएगा। द फर्स्ट रूल, व्हेनेवर पॉसिबल वेरिएबल फिक्स्ड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड सेपरेटली। अलग अलग करना है, वेरिएबल को अलग, फिक्स को अलग। इससे पहले हमारे पास एक कॉस्ट होती थी, चार्ज करो, कितना कितना परसेंट है, 20% इसको, 30% इसको, 40% इसको, हम इस तरह चार्ज करते हैं। अब हम कह रहे हैं नहीं, फिक्स को अलग चार्ज करना है, वेरिएबल को अलग चार्ज करना है, क्योंकि दोनों के चार्ज करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब दोनों को चार्ज करने का तरीका क्या है और से देखिएगा। वेरिएबल सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर एक्टिविटी कॉजेस द इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। व्हाट इज दिस थिंग? व्हाटएवर एक्टिविटी कॉजेस द इनकरेंस ऑफ द कॉस्ट। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज होती है? वो एक्टिविटी जो कि कॉस्ट को इनकर करे। हमने इसका नाम क्या पढ़ा था? कॉस्ट ड्राइवर या एक्टिविटी मेजर, याद है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसका नाम था एक्टिविटी मेजर, अदरवाइज कॉस्ट ड्राइवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी मेजर। ओके, वेरिएबल का तो चल गया। फिक्स के साथ क्या करें? फिक्स डिपार्टमेंट चार्ज फिक्स सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट्स इन प्री डिटरमिन्ड लम सम अमाउंट्स। लम सम, ठीक है, प्री डिटरमिन्ड लम सम अमाउंट में चार्ज करेंगे। किस पे बेस करेंगे? दैट आर बेस्ड ऑन दी कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट्स पीक पीरियड। मैं सर्विसेज ले रहा हूं अकाउंटिंग वाले, ठीक है, अकाउंटिंग की कॉस्ट मुझे चार्ज होनी चाहिए। किस बेसिस पे करूं? उसकी कोई फिक्स कॉस्ट है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जितने भी लोग बैठे काम कर रहे हैं सबकी सैलरी फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल नहीं है कि मैं कहूं कि यार कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं उसके मुताबिक कर, फिक्स्ड है। तो मैं क्या करूंगा? कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट्स पीक पीरियड, मैं इसे सर्विस ले रहा हूं ना, तो मेरा पीक पीरियड, जब मेरा पीक पीरियड आता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पीक पीरियड आता है, तो मैं कितनी उससे कॉस्ट लेता हूं, कितनी सर्विस लेता हूं, ठीक है। कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट पीक पीरियड, और या एक और तरीका, लॉन्ग रन एवरेज सर्विसिंग नीड्स, यानी लॉन्ग रन में मैंने इनसे कितनी सर्विसेज ली, यानी ये मत देखें कि पिछले साल कितनी, लॉन्ग रन पिछले 5 साल, पिछले 10 साल कि मैंने इनसे कितनी सर्विसेज ली, जितनी सर्विसेज ली है इनसे उसके मुताबिक इसकी कॉस्ट को मुझे चार्ज करना ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को। हो सकता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मेरा है या किसी और मैनेजर का है, किसी और मैनेजर का है, हम सब ने पिछले 10 सालों में इससे कितनी सर्विसेज ली, जितनी सर्विसेज ली हैं उसके मुताबिक इसका टोटल खर्चा है 10,000, डिवाइड कर दें हम सब, ठीक है। सो वेरिएबल को करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी मेजर, फिक्स को करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीक पीरियड और लॉन्ग रन एवरेज, लॉन्ग रन का एवरेज लेना है, ठीक है, यानी पिछले 5 सालों का एवरेज है 10 सालों का, लॉन्ग रन एवरेज सर्विसिंग नीड। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट करें। ओके, और यहाँ पे 2 चीजें और है कि बेस्ड ऑन अमाउंट्स ऑफ कैपेसिटी ईच कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड शुड नॉट वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इस वजह से आप लोग ये काम करते हैं कि वो
वेरी ना करें। एक और बात याद रखिए, कौन सी कॉस्ट को आपने एलोकेट करना है। बजटेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू ऑपरेटिंग। बजटेड इसका मतलब एक्चुअल नहीं, बजटेड। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 रूल्स हो गए। बजटेड कॉस्ट लेनी है, फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना है। ठीक, वेरिएबल को करना है कॉस्ट ड्राइवर की बेस पर, फिक्स को करना है पीक पीरियड या लॉन्ग रन एवरेज सर्विसिंग। बस ये रूल्स है, खत्म। अब इसको वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन वी आर डन। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग आराम से वो भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी। सिर्फ एज अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स कटिंग एंड असेंबली। वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट आर बजटेड एट 0.60 पर मशीन आवर। ये क्या चीज है? ये वेरिएबल कॉस्ट ने आपको क्या दे दिया? कॉस्ट ड्राइवर ने। ठीक है, इसकी बेसिस पर आपने इसको चार्ज करना। आगे चलिए, फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बजटेड एट 200,000 पर ईयर। ये फिक्स्ड है और बजटेड, इसको चार्ज करना। आगे चलें, डेटा रिलेटिंग टू द करंट ईयर आर गिवन। सो योर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स आर कटिंग एंड असेंबली। 2 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी जो भी कॉस्ट है इसको 2 में डिवाइड करना। परसेंट ऑफ पीक पीरियड कैपेसिटी रिक्वायर्ड। पीक पीरियड में 60% कटिंग को जाएगा, 40% असेंबली को जाएगा। ये पीक पीरियड किसके इस्तेमाल करते हैं? फॉर फिक्स्ड। फिक्स हमारे पास कितना है? 2 लाख। 2 लाख को अगर मैं इस बेसिस पर करूं तो कितना कितना आएगा? 120,000, 80,000, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 200,000। सही, एक तो कर दिया। अब आगे चलो, आवर्स प्लान। ये क्या है? मशीन आवर्स हैं, लेकिन प्लान क्या होता है? बजट एस्टिमेटेड। 75,000, 50,000 इक्वल्स 25। आवर्स यूज्ड, ये क्या है? एक्चुअल। हमने वेरिएबल के लिए कौन सा इस्तेमाल किया? बजटेड। इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा। ओके, 75,000 आवर्स है कटिंग के, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर क्या चीज थी? 0.6 पर मशीन। So multiply by 0.6 will give me 450,000. 450,000. 450,000 हो गया वेरिएबल, ये हो गया फिक्स्ड। ओके, Sorry sir, 45,000. 45,000 multiply by 0.6 80,000। 6 into 5 80 आ ही नहीं सकता किसी। सही है, ये 30,000। 6 into 5 80 कैसे आएगा? 6 into 5 30 आएगा। हाँ, तो 80 मुझे किससे गया? 6 into 5 is 30, 6 into 5 is never 80। Okay, okay. So 45 plus 30 equals 35। ठीक? और अगर मैं आपसे कहूं कि कटिंग को कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी टोटल? 120 plus 45 equals 165, and the total cost allocated to assembly would be 110. got the idea? Easy, ठीक है? बस ये इसी तरह है, आसान। Okay, so let's move on. This is our answer. This is how they've calculated it. In exam आपने बिल्कुल आसान तरीके से, जितने आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए। Now, Foster City has an ambulance service that is used by the two public hospitals in the city. Variable ambulance costs are budgeted at 4.20 per mile. Fixed ambulance costs are budgeted at 120,000 per year. Data relating to the current year are given. So percent of peak period is given. Okay. Once again, this will be used for your fixed cost. अच्छा, अब आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि स्लाइड से दें, ठीक है? देखिए स्लाइड में इंतहाई सिंपल करके समझाया। यही चीज अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, एग्जाम में नॉर्मली मैं ये करता हूँ, इसको स्टेटमेंट में लिखता हूँ। स्टेटमेंट से आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। डेटा इज द सेम, सिर्फ मैं उसको वर्ड की फॉर्म में लिखता हूँ। जिस तरह जब बच्चे होते थे ना, तो एक क्वेश्चन आता था 2 + 2, कहते बहुत आसान है, बस 2 + 2 = 4। फिर अगला क्वेश्चन आता था वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते थे। उसमें वो कहता था इफ वी हैव 2 एप्पल्स एंड देन वी हैव 2 ऑरेंजेस, सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स वी हैव। फिर वहाँ पे हम लोग
blank. This is what you will do. ठीक है? इस तरह डेटा हलवा प्लेट में उठाकर नहीं दूंगा. I will write it like this. जिस तरह ये लिखा हूं. स्टेटमेंट फॉर्म में होगा. आपने इसमें से डेटा निकालना है और इसको इस तरह लिख देना है बस. So all you need to do is get the data from the sentences. अब sentences जो होते हैं मेरे वो भी आसान इंग्लिश होती है, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसमें एक कहानी होती है कि एक आदमी था, वो उसकी 4 बेटे थे, उसमें से एक बेटा चला गया, इंग्लैंड चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक ने अपनी कंपनी खोल ली, उसने अपनी कंपनी खोली तो उसके बाप ने भी उसके साथ काम शुरू कर दिया, उसके बाप की तनख्वाह है 40,000 फिक्स. ठीक है? So now that is your fixed cost. तो इस तरह से आपने देखना होगा, then you will have to apply the concept. This is called as application of concept. ठीक है? ये काम आपने करना है मेरे एग्जाम. ठीक? इंशाल्लाह. बाकी आपने घबराना नहीं. ठीक? ओके जी. से ये सारी कॉस्टिंग बजटिंग के बेस पे क्यों? हाँ, बजटिंग की बेस पे करते हैं. कॉस्टिंग बजटिंग की बेस पे होती है. कॉस्टिंग बजटिंग की बेस पे होती है और फिर इसके बाद मिड टर्म के बाद जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले वेरिएंस कि बजटिंग में और एक्चुअल में कितना फर्क है. फिर ये पढ़ना. से इसकी बाद में एडजस्टमेंट जो होती है वो कहाँ पे करेंगे? एडजस्टमेंट कहाँ पर करें? क्योंकि फिर ये सब कॉस्ट क्या है अली? बजट बजट क्या है? आगे बजट तो है किस चीज की कॉस्ट? डिपार्टमेंट की कॉस्ट. डू यू फाइंड दिस कॉस्ट इन योर एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो डू आई रियली नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स, पास एडजस्टिंग एंट्रीज, टेल इट टू माय आउटसाइडर्स? तो ये है कि मैंने कहा था कि बजट के मुताबिक इस तरह होना चाहिए. मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली, उसके मुताबिक आपको दे दी. अब आप असल में काम करते हैं पूरे साल खत्म होता है, मैं आपकी परफॉर्मेंस देखता हूँ और बजट को देखता हूँ और मैं कहता हूँ ये फर्क आया, बुलाओ इसको. क्यों फर्क आया? ठीक है? जब हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बुलाएंगे, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो वेरिएंसेस होंगे उन सबको बुलाएंगे, उनसे कहेंगे ये क्यों, व्हाई इज इट लाइक दिस, तुम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट क्यों चले गए? फिर वो रीजन देगा. फिर अगर उसका रीजन वैलिड है तो वैलिड बोल, उसका रीजन सही नहीं है तो फिर पीनलाइज, इंसेंटिव उसके हटाओ. ठीक है? उसको पीनलाइज. दिस इज मैनेजमेंट. रिस्पॉन्सिबल है वो मैनेजर इस चीज के लिए, तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे, ये चेक करेंगे. ठीक है? सो दिस इज द लास्ट थिंग वी शुड बी डूइंग इन दिस कोर्स. और फिर आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को मैनेज कर सके, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले, फाइनेंशियल वाले नहीं, रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए नहीं. ठीक है? इंटरनल कंट्रोल पर्पसेस के लिए, इंटरनली मैनेजमेंट आप कर सकते हो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ डेटा. दिस इज फॉर फिक्स्ड, दैट इज फॉर वेरिएबल. फिक्स्ड आपके पास टोटल कितना है? 120 को एलोकेट कर दें. 54,000 and 66,000. If you add them up, this should be equal to 120,000. Miles planned. Rate क्या है? 0.6. Okay, 0.6. नहीं, sorry, 4.2. Sorry. मेरे दिमाग में पुराना क्वेश्चन चल रहा है. Okay, 4.2. So this would be equal to 63,000. This will be equal to 71,400. Mercy Hospital का टोटल कॉस्ट जो एलोकेट होगा 54 plus 63, 1,25,400. This would be 137,400. 137,000. 170. 117,400. 400 same है. सिर्फ 170. नहीं सही है 117 सही है. 170. And this is 137,400. Yes. सही है. And this is 137,400. So total would be ठीक है? Got the idea? आसान है. It's not a big deal. It's easy. Let's move on. Okay, how much ambulance service cost will be allocated to Mercy Hospital at the beginning of the year?
117,000. Okay, 117,000. So that is per day. ये हो गया. Now next one. Okay. अब दो प्रॉब्लम्स हैं. वो दो मसले आपने नहीं करने. ठीक है? ये दो काम आपने नहीं करना. Pitfalls. अगर ये दो काम करेंगे तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा. Okay. Pitfall 1. Allocating fixed cost using a variable allocation. फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं और बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल वाली 4.2 आपसे कहा था कॉस्ट ड्राइवर हमेशा इस्तेमाल होगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए, फिक्स के लिए नहीं होगा. फिक्स के लिए तरीका आपको बताया है, लम सम जाएगा और लम सम जाएगा दो तरीकों से. या तो आपने पीक पीरियड देखना है यूसेज पीक पीरियड सर्विस, या आपने इस्तेमाल करना है लॉन्ग रन एवरेज सर्विसिंग नीड. ये दो तरीके. इस आपने वेरिएबल एलोकेशन बेस को फिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना. अगर आपने कर दिया तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट एलोकेट टू वन डिपार्टमेंट आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैपेंस इन द अदर डिपार्टमेंट. तो फिर आपकी कॉस्ट कंट्रोल कर रहा होगा कोई और डिपार्टमेंट. किस तरीके से आपको अभी करा देता हूं. pitfall 1 and then pitfall 2 and then we are done with the course. और फिर you can do your presentations. Let's do it quickly ताकि आज हम एक दो presentations at least कर लें. Okay, so now pitfall 1. Let's take some data and find out what problems it will create. Colby Province has two sales territories, the Eastern Territory and the Western Territory. Both sales territories are serviced by one auto service center, whose costs are all fixed cost. ठीक है, साफ साफ बताएंगे. Contrary to good practice, Colby allocates a fixed service center cost to the sales territories on the basis of actual miles driven. Miles driven हमने इससे पहले पढ़ा है कि ये variable cost का base है, ये activity measure है, ये एक cost driver है, variable base है. अगर मैं इसको इस्तेमाल कर दूं फिक्स के लिए तो गलत हो जाएगा. लेकिन वो कह रहा है वो ये करता है. ठीक है, वो ये करता है. तो अगर वो ये करेगा तो क्या मेरे पास डेटा आएगा. दिस इज द डेटा. ऑटो सर्विस सेंटर कॉस्ट आपके पास गिवन है. ठीक, और ऑटो सर्विस सेंटर कॉस्ट ऑल फिक्स इज 120,000 फॉर 2 इयर्स, ईयर 1 एंड ईयर 2. माइल्स ड्रिवन दोनों टेरिटरीज का दोनों सालों में आपको गिवन है. पहले साल में इट्स द सेम, इन द नेक्स्ट ईयर इट इज डिफरेंट. Okay, so total miles driven in the first year is 3 million, the second year is 2,400,000. अब अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 120,000 और इस फिक्स कॉस्ट को मैंने इन दो टेरिटरीज पे डिवाइड करना, तो फिक्स कॉस्ट को कभी भी वेरिएबल बेस पे नहीं करना. आपने पीक पीरियड यूजेज देखना है, एफिशिएंसी देखनी है, या आपने फिर देखना है लॉन्ग रन एवरेज सर्विसिंग नीड. लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसको इस बेस पे कर. चलिए इस बेस पे करके देखते हैं. 120,000 को इस बेस पे एलोकेट करें. तो अगर 120,000 को 3 मिलियन पे एलोकेट करूं तो क्या आएगा? 120,000 आपकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी. एस्टिमेटेड एक्टिविटी 3 मिलियन. ओके, सो व्हाट इज द POHR? 1 कितना? 0.04 किधर गया? ये 0.04. ओके, 0.04 आपके पास आ गया. अब सिंपल 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यहां पे इसकी फिगर आ जाएगी, which will be 60,000. And this is also the same, so this would also be 60,000. The total should be equal to the total cost which is there. हो गया, आसान कर दिया आपने. सही है, बिल्कुल सही. अब जरा इस सेकेंड ईयर में मसला सारा इधर से क्लियर. सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि एक टेरिटरी की यूजेज कम हो गया. तो अगर वैसे सोचे, अगर एक का यूजेज कम हो गया तो चाहिए कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए. ठीक है, हमने जो थोड़ी देर पहले फिक्स का पढ़ा कि फिक्स कॉस्ट को हम इसलिए लॉन्ग रन सर्विस एवरेज नीड की बेसिस पे करते हैं. दो चीजें मैंने आपको बताई कि जो इधर आखिर में लिखी, दो बॉक्सेस याद है किसी को? किसी को याद है दो बॉक्सेस क्या थे? ब्लू कलर के बॉक्सेस इतना मुझे भी याद. फॉन्ट याद है कि फॉन्ट क्या था? नहीं, ब्लू थे, इतना तो मुझे याद है. ओके, लेट्स फाइंड आउट. ये दो ब्लू बॉक्सेस are based on amounts of capacity each consuming department requires. Amount of capacity each consuming department requires. ठीक है, should not vary from period to period. इसलिए लॉन्ग रन इसलिए लेते हैं ताकि लॉन्ग रन पता चले. अगर हर साल करेंगे तो हर साल चेंज होता रहेगा, पीरियड टू पीरियड वेरी करेगा. लॉन्ग रन इसी वजह से लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाए उस फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन. अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक साल तो हमने इस बेसिस पे कर दिया और सेकंड ईयर में इसको चेंज करना है
सेकंड ईयर में ये चेंज हो गया, बेसिस आपके पास अमाउंट चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर का रेट क्या निकलेगा, 120,000 which is your cost divided by the activity which is 2,400,000. So now what will be your POHR? 0.05. 0.05 को 1,500,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45,000. 45 plus 75 should equal to 120,000. सही है? सही है? अब जरा गौर से देखें हुआ क्या है। दो डिपार्टमेंट्स थे जो कि सर्विस ले रहे थे सेंटर से या किसी सर्विस सेंटर से, ठीक है। सर्विस सेंटर की कॉस्ट सेम है 1,20,000, हर साल सेम आती है। एक साल में दोनों ने सेम सर्विस ली, आपने उनको सेम सेम कॉस्ट एलोकेट कर दी 60,000। अगले साल एक की रिक्वायरमेंट कम हो, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई तो उसकी कॉस्ट आपने कम एलोकेट की, ठीक। जो दूसरा डिपार्टमेंट था, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट, उसने क्या अपनी कंजम्पशन ज्यादा की? नहीं, उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा की। अब उसकी कॉस्ट ज्यादा क्यों हुई ये समझिए। उसकी कॉस्ट ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि इसकी कॉस्ट कम हो गया। इसकी कॉस्ट इससे कम हुई क्योंकि आपने इस्तेमाल किया एक वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल एक्सपेंस का बेस इस्तेमाल किया, क्योंकि वो वेरिएबल एक्सपेंस का जो बेस होगा वो चेंज होगा ना, तो उससे वेरिएबल एक्सपेंस चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। तो अगर आप उसके साथ वेरिएबल का बेस लगा दें तो उसको भी चेंज होता रहेगा, तो फिर तो वो फिक्स कॉस्ट रही नहीं। टेक्निकली देखा जाए, थ्योरेटिकली सो इट इज रॉन्ग। फिक्स कॉस्ट इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड, व्हिच मींस अगर इस साल भी इतना है तो अगले साल भी 60 रहनी चाहिए। So that means this is the pitfall which you need to avoid. आपने ये काम कभी नहीं करना कि फिक्स कॉस्ट को आप लोग एलोकेट कर दें on the basis of variable base. The two sales territories share the service center's cost equally because the miles driven in each territory are equal. This is for the first year. Then for the second year, we see that there is a difference now. Western Territory has the same number of miles as last year, but 15,000 more cost is allocated because Eastern's miles declined in year 2. तो एक की वजह से दूसरा अफेक्ट हो गया। Pitfall number 2. Using sales dollars as an allocation base. ये काम भी कभी नहीं करना। Sales dollars को कभी नहीं इस्तेमाल करना as an allocation base. अगर आप करेंगे तो क्या होगा? ये होगा। Sales of one department influence the service department cost allocated to other department. आप सेल्स की बेस पे कर रहे हैं, सेल्स की बेस पे कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्स की बेस पे कर रहे हैं और एक डिपार्टमेंट की सेल ज्यादा हो जाती है, इज इट समथिंग गुड और बैड? गुड। उस मैनेजर को क्या करना चाहिए? आपको आप ऑर्गेनाइजेशन के लेट्स से सेंटर पे हैं, तो आपको उस मैनेजर को क्या करना चाहिए? इंसेंटिव देना चाहिए। उसने अचीव किया, उसने सेल ज्यादा कर दिया। लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट को सेल की बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो जिसने अपनी सेल ज्यादा की आप उसको कॉस्ट ज्यादा कर देंगे, तो फिर ये क्या होगा? उसने आपके लिए सेल ज्यादा करके दी, आपने उसको कॉस्ट ज्यादा दी, ठीक है। तो फिर वो आया कहेगा यार मारो गोली, ये सेल कभी ज्यादा ही नहीं करता, ठीक। सो दिस इज अनदर पिटफॉल एंड लेट्स हैव अ लुक एट इट कि ये क्या फर्क, इससे क्या फर्क पड़ता है। Clothing Corporation, a men's clothing store, has one service department and 3 sales departments: suits, shoes, and accessories. Service department costs total 60,000 for both years in the example. Contrary to good practice, clothing allocates the service department cost based on sales. Sales के ऊपर करता है, ठीक। Let's find out कि हमारे पास डेटा क्या है। This is the data which is given to me. Department suits, shoes, and accessories. 260,000 sales. इसकी sales 40,000, इसकी sale 100,000. Total sale is 400,000. ये आपके पास आ गई total sales. अब ये कितना परसेंट है आउट ऑफ योर टोटल सेल्स? नाउ सूट 65% दे रहा है आपको, 260,000 डिवाइड बाय 400,000, 65% की सेल आपको दे रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन। शूज दे रहा है 10%, एक्सेसरीज दे रहा है 25%, ओके। अब अगर आपके पास कुछ फिक्स कॉस्ट इनकर हुई, फिक्स कॉस्ट आपके पास इनकर हुई है 60,000 और आप कहते हैं कि इसको सेल की बेसिस पे करते हैं, तो 60,000 का 65% यहां पे चला जाएगा 39,000, 10% यहाँ पे 6,000, 25% यहाँ पे 15,000, टोटल 60,000। आपने कर दिया, सही है। अब अगले साल क्या होता है? अगर किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट, अगर किसी भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की सेल्स चेंज होती हैं, किसी भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की सेल्स चेंज होती हैं, तो क्या होगा? इन द नेक्स्ट ईयर द मैनेजर ऑफ द सूट डिपार्टमेंट इंक्रीजेस सेल्स बाय 100,000। इसकी 100,000 सेल इंक्रीज हो गई, इसकी सेल कितनी हो गई? 360। Sales in the other departments are unchanged. उन्होंने चेंज नहीं की, सेम सेल्स। अब जरा देखो, अब अगर मैं फाइंड आउट करूं कि हर डिपार्टमेंट की सेल कितना परसेंट बनता है, अब टोटल सेल्स आपके पास
400 की बजाय 500 की 500 होगी ना 360 plus 40 400 plus 100 500 ओके 500,000 अब 360 परसेंटेज वाइज 500 का कितना परसेंट 72% Yes, sir. ओके 40,000 कितना परसेंट है 8%. 8% 100,000 कितना परसेंट है 20%. ठीक ये भी हो गया. अब नेक्स्ट ईयर में जब कॉस्ट मेरी होगी 400 सॉरी कॉस्ट मेरी होगी 60,000 ये फिक्स कॉस्ट है ना तो ये फिक्स रहेगी हर साल 60,000 दोबारा कॉस्ट. अब आप इसको एलोकेट करते हैं तो आप सूट को कितना एलोकेट 60,000 into 72% कितना आएगा 43,200. 43,200 8% कितना आएगा So 4,800. कितना 800. 4,800. 4,000 800. सही यही आ रहा है Yes, sir. ओके 20% 12,000. Yes, sir. ओके अच्छा सही सॉरी ठीक है सही मैं इसको देख रहा था मैं कह रहा था कुछ कर रहा था ओके 43,200 plus 4,800 plus 12,000 should be equal to 60,000 चेक करिए ओके अब हुआ क्या इसने सेल ज्यादा की और आपने इसका बदला इसको क्या दिया इसकी कॉस्ट भी आपने ज्यादा कर दी इसने सेल वही रखी और आपने इसको क्या बदला दिया कि आपने इसकी कॉस्ट इसको कम कर दी तो अब जो इसका मैनेजर होगा वो तो खुश होगा उसने तो कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया लेकिन उसका प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा so this is another problem which you should not do. I guess this is all from this chapter. Okay, now you can do your presentations. ठीक है? Stop करते हैं इसको. You can do your presentation.